नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। डिजिटल टोकन से मिलेगा राशन। इन केंद्र शासित प्रदेशों में नया सिस्टम शुरू करने की तैयारी। देश के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राशन वितरण के लिए नया सिस्टम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा आधारित खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम का विस्तार जून तक चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली तथा दामन और दीव तक करने की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार यह योजना फिलहाल गुजरात और पांडिचेरी में प्रायोगिक आधार पर लागू है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत मिलने वाले खाद्यान्न पर अब भौतिक रूप से लेने के बजाय डिजिटल टोकन के रूप में प्रदान किया जाता है। ये टोकन भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा व्यवस्था के माध्यम से जारी किए गए एक डिजिटल वॉलेट में जमा रहता है और सूत्रों ने कहा, अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो इस पहल से सब्सिडी में लगभग 4 से 5% तक की बचत हो सकती है। साथ ही वितरण प्रणाली ज्यादा पारदर्शी, लक्षित और कुशल बनेगी। ये खाद्य सब्सिडी वितरण की व्यवस्था में एक क्रांतिकारी सुधार साबित हो सकता है। ये कदम मौजूदा वितरण प्रणाली की एक लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जिसमें अक्सर लाभार्थी को महीने के अंत में राशन दुकान पर पहुंचने पर भंडार की कमी का सामना करना पड़ता है या उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिल पाता, जिससे वे काफ़ी हद तक डीलर पर निर्भर हो जाते हैं और उनके पास विकल्प भी सीमित रहते हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा को इस संदर्भ में मध्य मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और गारंटी प्राप्त ये डिजिटल मुद्रा सामान्य मुद्रा के समान वैधानिक दर्जा रखती है, लेकिन इसे खास उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जैसे गेहूं और चावल की खरीद। ये डिजिटल टोकन कूपन की तरह काम करता है। लाभार्थी इसे राशन दुकान या अधिकृत केंद्र पर बुना सकते हैं, जबकि ये गैर स्वीकृत वस्तुओं की खरीद को रोकता है। लाभार्थी की सुविधा के लिए स्मार्टफोन यूजर डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। प्रायोगिक योजना में टोकन की वैधता 1 महीने की रखी गई है, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार इसे अधिकतम 3 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस योजना से राशन डीलरों को भी फायदा होगा। वर्तमान व्यवस्था में भुगतान में देरी होती है, जबकि सीबीडीसी मॉडल में हर लेन देन के साथ भुगतान सीधे डीलर के वॉलेट में पहुंच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी बैंकों पर साइबर अटैक का खतरा। सिस्टम की सुरक्षा के लिए आईटी से जुड़ा खर्च बढ़ाने की तैयारी। देश के तमाम बैंकों समेत भारत के सरकारी बैंकों पर भी साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंक अपने सिस्टम को सुरक्षित करने, कस्टमर डेटा की सुरक्षा करने और मौद्रिक संसाधनों को बचाने के लिए आईटी खर्च बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कदम एंथ्रोपिक के क्लाउड, माइथोस एआई टूल और फाइनेंशियल डेटा सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच उठाया जा रहा है। माइथोस की एडवांस कोडिंग क्षमताएं इसे साइबर सुरक्षा की कमजोरियों का पता लगाने और उनका फायदा उठाने के तरीके विकसित करने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करती है। माइथोस की इन क्षमताओं से ये चिंता बढ़ गई है कि इसका इस्तेमाल बैंकिंग सिस्टम को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ स्वरूप कुमार शाह ने बताया कि इस नई चुनौती को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपने सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाने और साइबर अटैक के संबंध में कमजोरियों को कम करने के लिए निश्चित रूप से आईटी में अपना निवेश बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक नई तकनीक से उन्नत हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए चालू वित्त वर्ष में अपना आईटी खर्च बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर के एक अन्य बैंक यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अश्विनी कुमार ने कहा कि बैंक का आईटी खर्च पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ज़्यादा होने वाला है और इसका एक बड़ा हिस्सा साइबर सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अभी हाल ही में देश के
तमाम बैंकों से अपनी आईटी सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को कहा था। बताते चलें कि जहां एक तरफ एआई पूरी दुनिया को कई तरह की सुविधाएं दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ये अपराधियों को भी फ्रॉड करने के नए तरीके मुहैया करा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेल बाजार में हलचल, ओपीईसी ने बढ़ाया प्रोडक्शन, यूएई के फैसले पर सस्पेंस बरकरार। वैश्विक तेल बाजार इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और सप्लाई में बाधा के बीच तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपीईसी ने बड़ा फैसला लिया है। 7 सदस्य देशों ने जून महीने के लिए तेल उत्पादन को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इसी बीच यूएई के संगठन से बाहर होने की खबर ने बाजार में नई चिंता पैदा कर दी है। ओपीईसी के प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, ओमान और अल्जीरिया ने मिलकर जून के लिए 1.8 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। इस कदम का मकसद वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई को स्थिर रखना है, क्योंकि हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि इस बैठक में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि यूएई के ओपीईसी से बाहर होने की कोई आधिकारिक चर्चा नहीं की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चुप्पी संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों की ओर इशारा करती है। यूएई का बाहर होना ओपीईसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है। तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा असर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जारी टकराव पर पड़ा है। ईरान द्वारा लगाए गए अवरोध के कारण तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई है। ऐसे में ओपीईसी का उत्पादन बढ़ाने का फैसला कागजों पर तो बड़ा लगता है, लेकिन जमीन पर इसका असर सीमित रह सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओपीईसी का ये कदम असल में बाजार को संदेश देने के लिए है और संगठन अब भी नियंत्रण में है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। 4 से 5 मई के बीच पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में इस दौरान आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका है। हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी पूरे सप्ताह गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। कई स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से तापमान में कमी जरूर आई है, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है। उमस वाली गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं और धूप और बादल छाए रहे। इसके बावजूद गर्मी बनी रही। अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है।